नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा है लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर के महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की लाखों महिलाओं के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए। ये कार्यक्रम बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित वृहद महतारी वंदन सम्मेलन 2026 के दौरान हुआ, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं थीं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण ही विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत बुनियाद है। सरकार का हर निर्णय महिलाओं के कल्याण, सम्मान और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत इस बार प्रदेश की लगभग 69,48,000 महिलाओं के बैंक खातों में 641 करोड़ 58 लाख रुपए सीधे ट्रांसफर हुए हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ऐतिहासिक दिन को याद किया जब नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च 2024 को महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया था। उस वक्त ये संकल्प था कि प्रदेश के हर पात्र महिला के खाते में हर महीने 1,000 रुपये की राशि सीधे भेजी जाएगी। इस पहल के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिले, परिवार के साथ साथ समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से लक्ष्मी सखी मिलेट कार्ड पहल भी शुरू हुई। इस पहल के तहत पुनर्वासित महिलाओं को कृषि महाविद्यालय के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे मिलेट यानी मोटे अनाज से तैयार खाद्य सामग्री बना सके, उसका व्यापार विपणन कर सके। इससे महिलाओं को स्थायी रोजगार और आय का नया साधन मिलेगा। महिलाओं को पशुपालन, सूक्ष्म उद्यम, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय बाजार से जोड़ता है ताकि खास तौर पर बस्तर और सरगुजा क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। महिला दिवस के अवसर पर दी गई इस सौगात से प्रदेश की लाखों महिलाओं को आर्थिक सहारा के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के समग्र विकास की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज विधानसभा सत्र के दौरान अफीम की खेती के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। मामला समूदा दुर्ग में अफीम की अवैध खेती से जुड़ा है। विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायकों ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, लेकिन प्रस्ताव अस्वीकार हुआ। इसके बाद विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए आसंदी तक पहुंच गए और गर्भगृह में भी हंगामा करने लगे। स्थिति बिगड़ने पर विधानसभा अध्यक्ष ने 29 विपक्षी विधायकों को निलंबित कर दिया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को अफीम का कटोरा बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि समूदा में विनायक ताम्रकार नामक व्यक्ति अफीम की खेती कर रहा है और सरकार उसे बचाने की साजिश। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में दर्ज FIR कमजोर तरीके से बनाई गई है और मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश है। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली जिसके बाद कार्रवाई करते हुए अफीम जब्त की गई। आरोपियों के खिलाफ वित्तीय जांच भी शुरू कर दी गई। इसी दौरान विधानसभा में धान खरीदी का मुद्दा भी गरमाया। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि बस्तर क्षेत्र के हजारों किसानों से धान नहीं खरीदा गया। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने जवाब दिया कि 44,612 किसान धान बेचने के लिए खरीदी केंद्रों में गए ही नहीं। इस जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सरकार पर किसानों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया और सदन से वॉकआउट किया। विधानसभा का सत्र हंगामे और तीखी राजनीतिक बहस के बीच चलता रहा, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई ज्वलंत मुद्दों पर टकराव अभी भी देखने को मिल रहा है। भारत ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 96 रनों से शानदार शिकस्त दी। इस ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं छत्तीसगढ़ के कई शहरों में भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया। रायपुर के जय स्तंभ चौक पर बड़ी संख्या में क्रिकेट फैंस तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर आए। लोगों ने आतिशबाजी की, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए भारत की जीत का जश्न मनाया। देशभक्ति गीतों के साथ युवाओं और बच्चों ने खुशी का इजहार किया। जीत के जश्न के दौरान शारदा चौक से जय स्तंभ चौक तक ट्रैफिक जाम की स्थिति थी, जिसे संभालने के लिए पुलिस बस तैनात था।
छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों में भी उत्साह देखने को मिला। बिलासपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा में क्रिकेट फैंस ने बड़े स्क्रीन पर मैच देखा और जीत के बाद पटाखे फोड़कर खुशी मनाई। अंबिकापुर में लोगों ने रंग गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया, जबकि धमतरी में महापौर रामू रोहरा भी लोगों के साथ नाचते गाते नजर आए। कुल मिलाकर भारत की इस बड़ी जीत ने पूरे जश्न को होली के बाद एक बार और रंग गुफुहार के जश्न में डुबो दिया। देर रात तक ढोल नगाड़े बजते रहे और लोग तिरंगा लहराते हुए टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाते रहे। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस व्यक्तित्व की जिनकी अंग्रेजी के कायल दुनिया भर के लोग तो हैं, लेकिन उनकी विद्वता और कूटनीतिक सूझबूझ भी किसी से छपी नहीं। तिरुवनंतपुरम से सांसद और पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शशि थरूर का आज जन्मदिन है। 9 मार्च 1956 को लंदन में जन्मे शशि थरूर का सफर किसी मिसाल से कम नहीं। सेंट स्टीफन्स कॉलेज से लेकर अमेरिका के टफ्ट्स यूनिवर्सिटी तक उनकी शिक्षा उनके प्रखर व्यक्तित्व की बुनियाद है। राजनीति में आने से पहले उन्होंने यूएन में करीब 3 दशकों तक अपनी सेवाएं दी और अंडर सेक्रेटरी जनरल के पद तक पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए भी चुनाव लड़ा, जो वैश्विक स्तर पर उनकी ताक को दर्शाता है। 2009 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा, केरल की तिरुवनंतपुरम सीट को अपना गढ़ बना लिया और लगातार चुनाव जीतकर अपनी लोकप्रियता साबित की। थरूर सिर्फ एक राजनेता नहीं, एक बेजोड़ लेखक भी है। द एरा ऑफ डार्कनेस जैसी उनकी किताबों ने ब्रिटिश शासन के काले सच को दुनिया के सामने बेबाक तरीके से रहा। सोशल मीडिया पर शशि थरूर अपनी क्लिष्ट शब्दावली वोकाबुलरी के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द जैसे फैरागो या फ्लोसिनोसियम पिलिफिकेशन रातों रात वायरल हो जाते हैं और लोगों को डिक्शनरी खोलने पर मजबूर कर देते हैं। अपनी इसी खास शैली और बौद्धिक बहस के कारण वे युवाओं के बीच बेहद मशहूर है। संसद के भीतर तार्किक बहस हुई, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष रखना थरूर का अंदाज हमेशा जुदा है। उनके जन्मदिन पर देश भर से उन्हें बधाइयां मिल रही है। डीए न्यूज़ प्लस और हमारा परिवार भी कामना करता है कि वे अपनी लेखनी और विचारों से देश को इसी तरह प्रेरित करते रहें। यहाँ बताना बेहद ज़रूरी है कि तिरुवनंतपुरम से वो 2009 से लगातार कांग्रेस की टिकट पर सांसद बनते आ रहे हैं। रायपुर और नवा रायपुर अटल नगर के लोगों को जल्द ही बेहतर और प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलने वाली है। नवा रायपुर की सड़कों पर 40 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगे। इसके लिए टेंडर पूरा कर लिया गया। एक निजी कंपनी को इन बसों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में यह सेवा शुरू होने के बाद राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। नवा रायपुर अटल नगर में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम है। एनआरडीए ने 40 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए टेंडर कर लिया है। यह बसें केंद्र सरकार की पीएमई बस सेवा योजना के तहत चलाई जाएंगी। मुख्य उद्देश्य शहरों में आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। लोगों को निजी वाहनों पर निर्भरता कम करनी पड़े और प्रदूषण कम हो। चयनित निजी कंपनी अगले 6 महीनों के भीतर सभी इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराएंगी। इन बसों का संचालन ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के तहत किया जाएगा। इस मॉडल के अनुसार बसों की व्यवस्था, चार्जिंग स्टेशन की स्थापना और बसों के रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी संचालक कंपनी होगी। वहीं प्राधिकरण कंपनी को बस संचालन के लिए प्रति किलोमीटर 73 रुपये 80 पैसे के हिसाब से भुगतान करेगा। इस व्यवस्था से परिवहन सेवा को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। आधुनिक इलेक्ट्रिकल बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नई तकनीकी सुविधाएं दी जाएगी। जीपीएस सिस्टम होगा, उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकेगा। इसके अलावा डिजिटल डिस्प्ले, सीसीटीवी कैमरे, अन्य स्मार्ट सुविधाएं भी होंगी। इस योजना के तहत इन बसों का संचालन नवा रायपुर के साथ साथ रायपुर, माना, अभनपुर, आरंग और रायपुर रेलवे स्टेशन तक किया जाएगा। इससे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों, छात्रों और स्थानीय यूनिवर्सिटियों को आने जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। अभी नवा रायपुर क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन न के बराबर है, जिसके कारण लोगों को रोजाना यात्रा करने में परेशानी होती है। ऐसे में ई बस सेवा से राहत मिलने की उम्मीद है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। प्रदूषण में कमी आएगी और शहर को स्वच्छ और हरित परिवहन प्रणाली की
आगे बढ़ाने की मदद मिलेगी। एक ऐसे महान संगीतज्ञ का जन्मदिन है जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचान बनाई। जाकिर हुसैन। जब भी ताल और लय की बात होती है, उनका नाम सबसे पहले आता है। पंडित जाकिर हुसैन ने तबले को एक साधन मात्र नहीं बल्कि एक कला, एक भाषा और एक अनुभव बना दिया। उनकी धुनों में एक अलग ही जादू था, ऐसा जादू जो सुनने वाले के दिल और आत्मा तक पहुंच जाता था। मुंबई में जन्म हुआ, बचपन से ही उनके भीतर संगीत की गहरी लड़क थी। उन्होंने अपने पिता हसीन साहब और अपने गुरुओं से संगीत की बारीकियों को सीखा, पर उनकी महानता सिर्फ उनकी प्रतिभा में नहीं थी, उनके निरंतर अभ्यास, समर्पण और संगीत के प्रति अद्भुत लगन। हर ताल, हर झंकार, हर बीट में उनकी मेहनत और आत्मा की झलक मिलती थी। पंडित जाकिर हुसैन ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। सिर्फ तबला वादन नहीं किया बल्कि अन्य संगीत शैलियों जैसे जैज, वेस्टर्न, क्लासिकल और वर्ल्ड म्यूजिक के साथ मिलकर अद्वितीय प्रयोग किए। सीमाओं को तोड़ा। संगीत ने दिखा दिया है कि संगीत किसी भाषा या देश की बंदिशों में नहीं बनता। हर मंच पर उनका प्रदर्शन दर्शकों को मुग्ध कर देता था। एक शिक्षक, एक प्रेरक, एक सच्चे इंसान। उनकी विनम्रता, अनुशासन और दूसरों के प्रति सम्मान उनकी महानता को बढ़ाते हैं। उन्होंने न केवल अपनी कला को, भारतीय संगीत की धरोहर को दुनिया के सामने रखा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बने। उनका संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि आत्मा और जीवन के अनुभूति का माध्यम है। हम जब भी कोई एक ऐड देखते थे, एक बहुत प्रसिद्ध ऐड था जो एक चाय की कंपनी के लिए उन्होंने किया था। जब कहते थे कि वाह उस्ताद वाह, तो उनका कहना था कि वाह उस्ताद नहीं, वाह ताज कहिए। और ये बहुत शानदार ऐड था, बहुत लोकप्रिय ऐड था और इस वजह से उस चाय की पत्ती को, उस टी कंपनी को भी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली, लोगों ने बहुत अपनाया। पंडित जाकिर हुसैन ने ये सिखाया है कि असली महानता सिर्फ प्रतिभा में नहीं बल्कि मेहनत, लगन और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता में होती है। शकील साजिद को इजाज़त दीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चर्चा में नमस्कार।